हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय 1 यानी कि जय प्रक्रम चैप्टर का मोस्ट 40 क्वेश्चन जो 2023 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के जीव विज्ञान का। यह अध्याय 1 यानी कि जय प्रक्रम चैप्टर से होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन है जो 2023 फाइनल एग्ज़ाम के लिए 10th के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पाठ 1 है जय प्रक्रम पोषण। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी कहलाते हैं। या ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी कहलाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, परपोषी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग इकट्ठे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक का क्या होगा, ए होगा या बी होगा? एक का क्या होगा, दो का क्या होगा, तीन का क्या होगा? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और यह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग इतना ज़रूर लिखिएगा कि आपका ये क्वेश्चन 40 में से आपको कितना सही हुआ। और अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा। और क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने में। और क्वेश्चन को हड़बड़ा के नहीं टिक करना है। क्वेश्चन को एक बार ना सही, 2 बार सही, 3 बार सही, क्वेश्चन को समझ के टिक करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा टाइपिंग हो गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? क्वेश्चन नंबर 2, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ऑप्शन नंबर ए हरित लवक, ऑप्शन बी में है पत्ती, ऑप्शन सी में है स्टोमेटा और ऑप्शन डी में है जड़। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जड़। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यह, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक हैं। तो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? खुद के भोजन के लिए। तो ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी है H2O एवं CO2, या ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? स्वपोषी भोजन के लिए यानी खुद के भोजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो है सो CO2 कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 0.03% होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, वायुमंडल में CO2 0.03% है। और नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन कितना रहता है? तो
नाइट्रोजन 78% हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 0.03% लेते हैं, ठीक है। 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 78% नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, तो 4% ऑक्सीजन जो है सो अंदर रखते हैं और 17% ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 0.03% हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो फिर छोड़ते कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, वायुमंडल में CO2 0.03% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन ए है पानी का टूटना, ऑप्शन ए है पानी का टूटना, ऑप्शन ए है पानी का टूटना, पानी का टूटना, ऑप्शन बी है CO2 का मुक्त होना, या सी है ऑक्सीजन का मुक्त होना, या ऑप्शन नंबर डी है CO2 का उपयोग होना। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें क्या होता है, पानी टूटता है, या CO2 मुक्त यानी कि CO2 निकलता है, या ऑक्सीजन मुक्त होता है, या CO2 का उपयोग होना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो उसमें CO2 का मुक्त यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 गैस मुक्त होता है यानी कि निकलता है। इसीलिए रात के समय प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त नहीं होता है, नहीं तो पानी का टूटना होता है, ऑक्सीजन निकलता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो CO2 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 का मुक्त नहीं होता, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते वक्त जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो CO2 का जो है सो मुक्त नहीं हो पाता है। CO2 यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है पेड़ पौधा तब CO2 गैस मुक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए हो जाएगा नाइट के समय यानी कि रात के समय पौधा जो है सो CO2 का मुक्त करता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि रात के किसी वृक्ष के नीचे नहीं सोया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही पेड़ पौधा जो है तो उस समय अपना कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मुक्त कर रहा होता है। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेने से आदमी की मौत भी हो सकती है। तो पेड़ के नीचे सोने से, अगर वहाँ पर पेड़ के नीचे सोया है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेने से ऑक्सीजन की मात्रा तो मिलेगा नहीं उस समय, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने से उसकी मौत भी हो सकती है। तो आदमी सोए के सोए रह जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन 4 है, इसमें किसके द्वारा अमीबा जो है जो भोजन का ग्रहण यानी कि भोजन अपना खुद का करता है, किस विधि से, किसके द्वारा। ऑप्शन ए में है कुटपाद, ऑप्शन बी में है परिवहन, ऑप्शन सी में है भोजन रसधानी, ऑप्शन डी में है केंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भोजन, तो किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है, तो कुटपाद के द्वारा जो है सो अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। इनमें से किस क्षेत्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है, ऑप्शन 4 है दिया गया। इसमें से किस क्षेत्र के द्वारा ग्रासनी जो है सो ग्रास नली से जुड़ा रहता है। ऑप्शन ए है निगल द्वार, ऑप्शन बी है कंठ द्वार, ऑप्शन सी है मल द्वार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सो राइट आंसर वो ए होगा, निगल द्वार के माध्यम से ग्रासनी जो है सो ग्रास नली से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 क्वेश्चन नंबर, ग्रहणी भाग कौन सा है इनमें से, ग्रहणी भाग इनमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, मुख गुहा होगा, अमाशय होगा,
या ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत होगा, या ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? ग्रहणी भाग क्या है किसका? मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आमाशय का जो है सो ग्रहणी भाग है। मुख गुहा मुंह को बोलते हैं, छोटी आंत जहाँ हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, यानी कि पूरे पाचन हमारे छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में सिर्फ चूसन यानी कि पानी चूसन का काम करता है। पानी सोख के अलग किया जाता है, और जो हम खाना पीना खाएं वो पचा हुआ सामान को अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? बी आमाशय का भाग होता है ग्रहणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सा जीव के मुख्य लक्षण है? इनमें से कौन सा है जो जीव के मुख्य लक्षण है महत्वपूर्ण? तो क्वेश्चन नंबर 9 का तो ऑप्शन ए में दिया गया है स्थानांतरण, ऑप्शन बी में दिया गया है श्वसन, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो श्वसन है, जो जीव के मुख्य लक्षण है। बिना श्वसन के हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं, तो यह मुख्य लक्षण। स्थानांतरण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण, क्यों? प्रकाश संश्लेषण जीव तो कर ही नहीं सकता है, ये प्लांट यानी कि पेड़ पौधा से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करना, इनमें से सभी ये तो होगा नहीं, तो श्वसन इनमें से इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह जय पराक्रम चैप्टर का मोस्ट 40 क्वेश्चन है, जो 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पूरे चैप्टर का ऑल क्वेश्चन है जय पराक्रम का। तो अगर ये कुछ वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, तो इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे सोशल मीडिया का, तो वहाँ से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं और फ्री में अपना PDF ले सकते हैं। और अपना स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि इससे साइंस से सारे क्वेश्चन जो है और एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है इस पर कवर कराया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? कोशिका के किस भाग में सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो कोशिका हमारी जो शरीर है सो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाओं में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो कोशिकाओं के किस भाग में, यानी कि ऐसे समझ लेते हैं, मान के चलो कोई बोले जो हमारे शरीर के किस भाग के द्वारा हम सुनते हैं, तो कान के द्वारा सुनते हैं। तो उसी तरह कोशिका है, तो कोशिका के किस भाग की यानी कि किस अंग की सहारे सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं उसमें? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जीव द्रव्य, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो जीव द्रव्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली तो मानव में पाया जाता है ये जीव जंतु में, लेकिन कोशिका भित्ति जो है सो पेड़ पौधा यानी कि प्लांट में पाया जाता है। इसी कारण उसका त्वचा जो होगा पेड़ पौधा का वो कड़वा होता है। हम लोग में कोशिका झिल्ली, जीव जंतु में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। प्लांट में यानी कि पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति पाया जाता है। जीव द्रव्य है जो कोशिका के अंदर कोशिका को सूखने से बचाता है। यह एक लिक्विड टाइप का होता है, यानी कि द्रव, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। इसके जीवन का आधार भी कहते हैं, क्योंकि यह सूख जाने के कारण कोशिका की मृत्यु हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? वैसी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि रक्षण होता है वो क्या कहलाती है? मतलब अपने जीव को रक्षा करते हैं तो क्या कहलाते हैं? पोषण द्वारा रक्षा अनुरक्षण होता है, या श्वसन द्वारा, या जनन द्वारा, या जय पराक्रम द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जय पराक्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं? ऑप्शन ए में है जीवाणु, ऑप्शन बी में है कवक, ऑप्शन सी में है सभी जीव, ऑप्शन डी में है सभी हरे पौधे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो स्वपोषी होते हैं यानी कि खुद का भोजन खुद से करते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। सभी हरे पौधे जो होते हैं वो खुद के स्वपोषी होते हैं। सभी जीव एक दूसरे पर आधारित होते हैं, मनुष्य भी एक दूसरे पर आधारित भी है, जानवर भी लोग एक दूसरे पर आधारित है, और कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु ये सभी तो फंगी एक दूसरे पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में जो मधुमक्खी का गोबर छत्ता जो होता है, जिसे मध भी निकाला जाता है एक साइड से एक तरफ से, जो उसको फेंक दिया जाता है जिसका मोम बनता है, तो गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो ऑप्शन ए में है परजीवी पोषण होता है, ऑप्शन बी में है स्वपोषी पोषण होता है, ऑप्शन सी में दिया गया मृतजीवी पोषण होता है, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो वह किस चीज को तैयार कर रहा होता है? CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O का, या H2 यानी जल का सूत्र होता है, H2, और कार्बोहाइड्रेट का या क्लोरोफिल का। तो प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधा कर रहा होता है तो उस समय किस चीज़ का निर्माण होता है, यानी किस चीज़ बन रहा होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे पहले, क्वेश्चन को आप लोग समझते नहीं है, टिक कर देते हैं, इसी कारण गलती हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक बार 2 बार से ही पढ़िए, अच्छा से एकदम टेंशन फ्री होकर, उसके बाद क्वेश्चन आपको लगेगा जो आंसर इसका क्या होने वाला है और क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा कर रहा होता है तो उस समय किस चीज़ का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है सो प्रकाश संश्लेषण के समय निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता कैसे होती है? तो पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता कैसी होती है? पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता कैसी होती है, यानी कि पौधा सूर्य प्रकाश के यानी कि सनलाइट को कैसे अवशोषित करता है, सोखता है अपनी ओर? तो ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल वर्णक के कारण या रंध्र के कारण, रंध्र उसको बोलते हैं जो छिद्र होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा का जो होता है, पेड़ पौधा का पत्ती हरा होता है। तो क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसका संकेत Mg होता है। तो एक वीडियो हम संकेत पर भी लाएंगे, बहुत सारे तत्व का संकेत के बारे में। तो क्लोरोफिल वर्ण के कारण जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, या रंध्र के कारण, या सभी कोशिकाओं को के कारण, या परिवहन ऊतकों के कारण। तो पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता कैसे होती है, क्यों, किसके कारण होता है? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्लोरोफिल वर्ण के कारण। आप लोग सोच के थोड़ा सा देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला नंबर तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल वर्ण के कारण। मान लीजिए कोई पौधा सूखा हुआ है तो क्या उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। वास्तविकता है उसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो पौधा जीवित नहीं है, वो हरा नहीं है। ठीक, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। और एक क्वेश्चन आपको दिमाग में उठ रहा होगा, मन में, या नहीं भी, तो चलिए, अगर पतझड़ आता है, जब पतझड़ आता है तो पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे तैयार करता है?
ठीक है। तो आप लोग देखिएगा पेड़ पौधा को थोड़ा सा छील के, उसमें छीलने के बाद थोड़ा सा ऊपरी परत जो होगा ऊपरी, वो हरा टाइप का होगा, हरा टाइप का होगा। हरा में हम बता दिए हैं क्या पाया जाता है, तो यानी क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, और हरा होता है तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। तो जब पेड़ पौधा का पत्ता सूखने वाला होता है ना, झड़ने वाला होता है ना पतझड़ में, तो कुछ भोजन अपना स्टोर करके रख लेता है, और उसके बाद जो कमी होता है वो अपनी टहनियाँ यानी कि डाली के सहायता से वो पेड़ प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। पत्ता झड़ जाने के बाद उसका जो भोजन का होता है खपत बच जाता है, क्योंकि पत्ते के द्वारा तो उसका भोजन खपत हो जाता है। बताइए उसके द्वारा भोजन का खपत कहाँ होगा, पत्ता में ही तुरंत है, तो पत्ता गिर जाते तो भोजन का खपत हो जाता है। तो क्लोरोफिल के कारण किसी पौधा हरा होता है, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो वास्तविकता है जो उस पौधा को मरना ही मरना होगा, सूखना ही सूखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल वर्णक के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों यानी कि CO2 एवं O2, CO2 का मतलब होता है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और O2 का मतलब होता है जल, O2 का मतलब होता है जल। तो CO2 एवं O2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, क्वेश्चन हम लोग समझेंगे पहले क्या कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में यानी कि प्रकाश संश्लेषण के समय में गैस है CO2 और O2 भी गैस है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण O2 का हम जल बता दिए, H2 का जल होता है, तो O2 है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान यानी कि लेन देन, समझिए तो ऐसे लेन देन, हम कुछ चीज़ से किसी भी व्यक्ति से हम किसी चीज़ को लेते हैं और किसी चीज़ के बदले हम किसी चीज़ को देते हैं, उसको लेन देन कहते हैं, अदला बदली, समझिए अदला बदली। तो CO2 एवं O2 का आदान प्रदान यानी कि लेन देन किन अंगों के द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में है जड़ द्वारा होगा, तना द्वारा होगा, या पत्तियों में अवस्थित रंध्र, रंध्र मतलब छिद्र होता है, छिद्र मतलब बोले तो छोटी छोटी छिद्र होता है, उसमें अगर झांकिएगा एक तो पत्ती की ओर तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा प्रकाश सनलाइट आता रहेगा उसमें, और ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो ताना होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्तियों में अवस्थित रंध्र द्वारा, पत्तियों में अवस्थित रंध्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा सी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम यानी कि प्रकाश संश्लेषण के समय जब भोजन तैयार करता है सूर्य के प्रकाश से, सन की लाइट से, तो उस समय CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रदान किन अंगों द्वारा होता है, तो पत्तियों में जो अवस्थित होता है छिद्र रंध्र यानी कि छोटा छोटा छिद्र, उसके द्वारा होता है। तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के दांत की ऊपरी परत क्या कहलाता है, यानी कि मनुष्य मतलब मानव, हम लोग, तो हम लोग के दांत का ऊपर का जो परत मतलब समझते हैं, मान कर चलिए ऊपर यह एक सॉल यानी कि रखा हुआ है, फिर सफेदा रखा हुआ है, इसको परत व परत कहते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कोई भी चीज़ हो उसको परत बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के दांत की ऊपरी परत क्या कहलाता है, यह किसे कहते हैं, तो मनुष्य के दांत का जो ऊपर का भाग होता है, मनुष्य के दांत का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो मनुष्य का दांत का जो होता है ऊपरी भाग वो क्या कहलाता है, तो किस चीज़ का बना होता है, तो मनुष्य के ऊपरी दांत का जो भाग होता है, ये ऊपर वाला, ये बाहर साइड वाला, तो ये एनामेल का बना होता है, किसका बना होता है, तो एनामेल का
बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 17 का। ये ऊपर वाला भाग एनामेल का बना होता है। इसी के कमी के कारण, जब इसका कमी कब होता है, जैसे मान लीजिए रात के हम कुछ मीठा चीज खा के सो गए और साफ नहीं किए पानी से उसको, तो वो उस लगा रहता है। या किसी अनाज को फंस जाने के कारण सही से ब्रश व्रश नहीं करेंगे तो उसमें अनाज लगा रहेगा, कहीं फंसा रहेगा, और वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन यानी कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह में वह सड़ता है। सड़ने के बाद वह पहले तो कोई भी चीज़ सड़ेगा तो वास्तविकता है कि जो महकेगा, गंध देगा। तो जो सही से ब्रश व्रश नहीं करते हैं और अच्छा तरह से जिसका साफ दांत नहीं होगा, देखिएगा उनका मुंह यानी कि सांस उनका बदबू देता है। तो उनको अच्छा से अच्छा ब्रश से अच्छा क्वालिटी से उनको ब्रश करना चाहिए और दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। किसी भी अंग को साफ अच्छा से रखना चाहिए कि बड़ बीमारी से भी बचा जा सकता है। तो दांतों का अगर हम लोग भोजन रात में खाते हैं तो अच्छी तरह से दांतों का साफ सफाई नहीं रखते हैं, उसके बाद वो भोजन सड़ने लगता है, उसके बाद वहाँ बदबू देने लगता है हमारे मुंह से। उसके बाद उसमें कीड़ा लग जाता है, यानी कि उसमें जिसे पिल्लू भी कहते हैं, पिलुआ, तो पिलुआ लग जाता है उस दांत में। और उस जगह पिलुआ लगने के बाद उस दांत के एनामेल को ख़त्म कर देता है। वो कोई भी चीज़ वहाँ सड़ेगा तो उस जगह को तो ख़राब करेगा, तो पहला नंबर ख़राब करेगा। उसके बाद वहाँ पर पिल्लू यानी कि कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लगने के बाद दांत का जो कठोर भाग होता है वो एनामेल ही होता है और वो गल जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद अंदर ये कीड़ा अपना काम शुरू कर देता है काटने का और अंदर प्रवेश कर जाता है। तो अंदर प्रवेश करता है तो सुनिएगा कि बोल रहा होगा कि दांत दर्द कर रहा है, तो दांत दर्द कर रहा है तो फिर डॉक्टर कन जाएंगे, दांत के डॉक्टर को। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दांतों के अध्ययन के क्या कहते हैं, टीथ के स्टडी को अध्ययन क्या कहते हैं। तो कीड़ा लग जाता है, फिर वहाँ दांत दर्द करने लगता है, फिर अब रोगी अपना डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास पहुँचता है तो बोलता है कि दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो आपको निकालना होगा, या दांत उखड़ने वाला होगा तो उखाड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा एनामेल। तो मनुष्य के दांत का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मनुष्य के दांत का जो कठोर भाग होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो एनामेल का। मनुष्य के किस अंग जो कठोर चीज़ से बना होता है, तो एनामेल होता है दांत का। और सबसे मजबूत हड्डी किस चीज़ का बना होता है, तो जबड़ा का हड्डी होता है। जबड़ा यानी कि जिस पर दांत जो बैठे रहता है उसको। तो शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो जबड़ा का हड्डी, जो दांत जिस पर बैठा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से किस ग्रंथि का स्राव होता है, इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है। ऑप्शन ए है पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी जेठर ग्रंथि, ऑप्शन डी आंत ग्रंथियां। तो इनमें से क्या सही है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा पैरोटिड ग्रंथि जो है सुस्राव है, यकृत, जठर ग्रंथि और आंत ग्रंथि नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पैरोटिड ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19। इनमें से क्या जेठा लाल में मौजूद नहीं होता है, यानी कि इनमें से क्या जेठा लाल में मौजूद नहीं होता है, यानी कि लाल चीज में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिन या पित्त जेठालाल में मौजूद नहीं होता है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या म्यूकस या पेप्सिन या पित्त। क्या इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा जेठालाल में जो मौजूद होता है वह पित्त होता है। पित्त कहाँ मौजूद होता है, पित्ताशय भी इसको बोलते हैं, पित्ताशय में मौजूद होता है। तो पित्ताशय का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, यानी कि पित्त का पीएच मान कितना होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इतना बताते यह क्षारीय होता है। अम्लीय किसको बोलते हैं, अम्लीय किसको बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं जिसका पीएच मान 7 से, जिसका पीएच मान 7 से यानी कम हो, यानी कि इधर की तरफ हो, कम हो, जिसका पीएच मान 7 से कम हो, यहाँ से जितना भी चीज़ होगा वो अम्लीय होगा। और यहाँ से ये हो गया उदासीन, यहाँ उदासीन होता है। तो ये उदासीन के बाद जो जितना बढ़ेगा वो क्षारीय होगा और जितना इधर आएगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, ऐसे समझिए। मान लीजिए ये हो गया अम्ल, ये हो गया उदासीन और ये हो गया क्षारीय। ठीक है,
ये हो गया क्षारीय। तो उदासीन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, और 7 से जितना इधर जाइएगा वो 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से जितना अधिक होगा 7 यानी कि किसी चीज़ का पीएच मान अगर 7 पॉइंट कुछ है, 7 पॉइंट कुछ है, 7 पॉइंट कुछ है, और किसी चीज़ का पीएच मान 7 पॉइंट से कम है यानी कि 6 पॉइंट कुछ है, 6.9 है, 6.4 है, 6.3 है, 6.2 है, 1.2 है, 4.2 है, इतना है। तो 7 से कम जो जितना होगा वो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा वो क्षारीय होगा, और एक्यूरेट जो 7 होगा वो उदासीन होता है। तो इनमें से क्या जेठालाल में मौजूद नहीं होता है? तो इनमें से जो होता है वो पित्त मौजूद नहीं होता, और पित्त का पीएच मान आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगला वीडियो पीएच मान पर भी लाएंगे, आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, पित्त। और ये कहाँ रहता है संचित? पित्ताशय में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो ऑप्शन 4 दिया गया है, इनमें से कौन सा है जो छोटी आंत का भाग नहीं है? तो छोटी आंत कितनी भाग में बांटा होता है? तो छोटी आंत 3 भाग में बांटा हुआ है, 3 भाग में बांटा हुआ है। तो इनमें से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए में है डुओडेनम, ऑप्शन बी में है कोलन, ऑप्शन सी में जेजुनम, ऑप्शन डी में है इलियम। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? कोलन जो है जो मनुष्य का छोटी आंत का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला होता है डुओडेनम, उसके बाद दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरे बाद होता है इलियम। यह यानी कि छोटी आंत का 3 भाग होता है। पहला होता है डुओडेनम, उसके बाद दूसरा होता है जेजुनम, उसके बाद तीसरा होता है इलियम। इलियम होता है, ये छोटी आंत का 3 भाग होता है, और कोलन इसका भाग नहीं है छोटी आंत का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, 20 का बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी मतलब नहीं बोलते हैं कोई भी चीज़ ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा, यानी कि शरीर में ऐसा कौन सा इनमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है जो अवशेषी है, यानी कि उसका काम नहीं है हमारे शरीर में, वो ऐसा अंग है उस अंग का हमारे शरीर में अब काम नहीं है, ठीक है। अवशेषी उसको बोलते हैं जिस चीज़ का हमें आवश्यकता नहीं होती, अवशेषी पदार्थ बोल सकते हैं, अवशेषी वस्तु। तो अवशेषी अंग पेड़ पौधा में जो लाशा टाइप का निकलता है, तो पेड़ पौधा में जो लाशा टाइप का निकलता है वो अवशेषी हो जाता है। पेड़ पौधा में लाशा टाइप का जो निकलता है वो उसका अवशेषी होता है, पदार्थ होता है। और हम लोग का अवशेषी अंग बताना है जिनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है ऊपरगामी कोलन, ऑप्शन बी में है अधोगामी कोलन, ऑप्शन सी में है अपेंडिक्स, ऑप्शन डी में है अनुप्रस्थ कोलन। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है सो हमारे अवशेषी अंग है, इसका काम नहीं है। इसका अपेंडिक्स का काम होता है क्लोरोफिल कहते हैं, ये सब जानवरों की आवश्यकता है अपेंडिक्स का, क्योंकि यह हरा हरा चीज को पचाने में मदद करता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में किस तरफ पाया जाता है? तो अपेंडिक्स जो होता है हमारे पेट के दाहिने तरफ में पाया जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद किसी भी व्यक्ति को पहले बाएं तरफ की ओर लेटना चाहिए, ना कि दाहिने तरफ, क्योंकि दाहिने तरफ अपेंडिक्स होता है कि अंगूठा की तरह के समान ऐसे होता है, जो इसका ऊपर से मुंह खुला हुआ रहता है, ऐसे होता है। तो खाना खाने के बाद आदमी को कुछ टहल लेना चाहिए, उसके बाद पहले जो सोना चाहिए वो दाहिने तरफ लेट के सोना चाहिए, बाएं तरफ सोना चाहिए, ना कि दाहिने तरफ। दाहिने तरफ हमारा जो होता है अपेंडिक्स होता है। तो जब अधिक खाना खा लेने के बाद और दाहिने तरफ सो जाने के बाद इसमें जो है तो भोजन प्रवेश कर जाता है, तो इसमें पाचन की क्रिया तो होता नहीं है। तो इसमें जब भोजन प्रवेश करता है तो धीरे धीरे इसमें भी भोजन सड़ने लगता है, सड़ने के बाद इसमें भी कीड़ा लग जाता है, यानी कि पिल्लू लग जाता है, पिल्लू हो जाता है। और यहाँ पर पिल्लू हो जाने के बाद इसमें अंदर पिल्लू लग जाता है, पिल्लू लगने के बाद इसमें घाव हो जाता है, घाव होने के बाद इसमें जो है सो क्रीम भरने लगता है, जिसे बोलते हैं क्या? क्रीम, जिसे पीज, ठेठी भाषा में पीज कहते हैं, जिसके पीज, घाव में से पीज बन, तो वो पक जाता है। घाव पक जाने के बाद इसमें पीज उज भर जाता है खूब एकदम,
उसके बाद ये पकने के बाद दर्द करने लगता है, तो बोलते हैं कि हमारा पेट जो है ना दाहिने तरफ से दर्द कर रहा है। उसके बाद यहाँ डॉक्टर चिकित्सक से संपर्क करते हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जँचवाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जब देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, इनका को तो अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स में घाव है। उसके बाद उतना नहीं समझाते हैं, इतना समझाते हैं कि इनको अपेंडिक्स जो है में घाव है, इसको पका हुआ है या पकने वाला है, इसको ऑपरेशन करके हटाना होगा, इसको ऑपरेशन करना होगा। तो फिर व्यक्ति अपना ऑपरेशन की जुगाड़ में लग जाते हैं और ऑपरेशन करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? अपेंडिक्स जो है सो हमारे शरीर का अवशेष है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप लोग पढ़ते होंगे और अच्छा से ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। एग्जाम पास करने के लिए कभी नहीं पढ़िए, मेरी सलाह है, एग्जाम पास करने के लिए कभी नहीं पढ़िए। जब भी पढ़िए इतना पढ़िए कि कल हमसे कोई पूछे तो हम उसको अच्छा से डिफाइन करके उसको समझा सकें, ठीक है। अपने ज्ञान के लिए किसी भी व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखता है तो अपने ज्ञान के लिए सीखता है कि हम कुछ करें, ठीक है। एग्जाम पास करने के लिए तो दुनिया पढ़ता है, छोड़ दीजिए दुनिया को पढ़ने दीजिए, अपने लिए पढ़िए। कोई भी चीज़ सीखते हैं तो अपने लिए ना सीखते हैं, दूसरे के लिए नहीं, तो अपने लिए सीखिए, अपने लिए। छोड़िए एग्जाम गया भाड़ में, ठीक है, अपने लिए पढ़िए। चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़िए। सभी लोग, कितना लोग सलाह देते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पढ़िए, वो क्वेश्चन पढ़िए, कुछ नहीं पढ़ना। जो है अपने हिसाब से पढ़ना है। जो भी चीज़ न समझ में 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, लेकिन समझ के पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग वहाँ पढ़ते होंगे एग्जाम हॉल में, तो लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपना शब्दों में दे, ठीक है। अपना शब्द में देना है, की जरूरी है कोई किताब की भाषा में लिखना, लैंग्वेज में, अपना शब्दों में देना है। हमारा माइंड टेस्ट होता है वहाँ पर, ये कितना ये टेस्ट नहीं होता है कि आप कितना पढ़े, ठीक। ये देखने नहीं आता है कि कौन बच्चा कितना, देखते होंगे किसी गांव में, मोहल्ला में किसी बच्चा का पढ़ने में खूब अच्छा है और मार्क्स उसका कम है। किसी का देखिएगा जो पढ़ने में है नहीं अच्छा और उसका मार्क्स अच्छा आ जाता है। क्यों? क्योंकि बगल वाला जो उसका होता है वो अपना मन से आंसर लिख रहा होता है और उसका में से चोरी मार के लिख लिया होता है, या किसी तरह का चोरी मार के लिख लेते हैं, उससे नंबर उसका आ जाता है। और किसी बच्चा को पढ़ने वाला यानी कि दिन रात जो पढ़ता होगा उसका मतलब लिखने का तरीका नहीं पता होगा, ठीक ना। तो सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होता, मतलब अच्छा तरह से समझिए, अच्छा तरफ से लिखिए, तो जितना साफ से हो जाए। और राइटिंग पर तो ध्यान बिल्कुल दीजिए, ठीक है। राइटिंग सुंदर आना चाहिए, कोई भी चीज़ आपको कम आए वो ठीक है, लेकिन राइटिंग अच्छा होना चाहिए। बिहार बोर्ड राइटिंग पे भी मायने रखता है, क्योंकि उसका तो अधिकतर सिलेबस हिंदी में इसका आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस 21 का राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। मनुष्य में यानी कि मानव में पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा किस अंग से पचना शुरू हो जाता है? तो 22 का राइट आंसर तो आप लोग मार चुके होंगे, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए, आप लोग बोलेंगे कि जो आप तो पता है तो बोलते हैं कि जो आसान है, लेकिन आसान है ही। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से, यानी कि प्रारंभ मतलब शुरू कहाँ से होता है? आप लोग एक एक वर्ड को समझेंगे। मेरा कोशिश रहेगा जो एक एक शब्द को समझाए एकदम डिटेल में, एकदम समान भाषा समान लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में। और आप लोग का कोशिश रहेगा कि हमको समझना है, और मेरी कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा कि आपको समझाना है। और दोनों गोटा का जो यही तरीका रहेगा। तो आप इधर से आएंगे समझने के लिए, मैं इधर से आऊँगा समझने के लिए, तो एक समय आएगा जब दोनों गोटा का डिस्टेंस जो है खत्म हो जाएगा और तालमेल बना रहेगा। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है, यानी कि पचने का क्रिया कहाँ से, यानी कि पचने का काम कहाँ से शुरू होता है, इतना साधारण भाषा में समझाते। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का जो राइट आंसर होगा वो मुख से होगा। जब किसी भी चीज़ को खाते हैं तो डायरेक्ट थोड़ी मवेशी की तरह हम निगल लेते हैं। मवेशी बाद में पाचन ग्वाली करता है तो पाचन करता है, हम लोग पाचन का काम जो है सो मुख से ही शुरू कर देता है। जब हम किसी खाना यानी भोजन को लेते हैं तो मुख से हम किसी खाते हैं उसको, तो खाना भी खाना चाहिए तो आराम आराम से। हम लोग जानवर थोड़ी हैं जो लिए और अंदर कर लिए। तो मुख से पाचन की क्रिया प्रारंभ होता है मनुष्य का। तो पहले खाना को अच्छा से चबाना है, उसके बाद आराम आराम से खाना है, ठीक है। जानवर थोड़ी है जो बाद में हम लोग पचाएंगे बैठ के। तो इसके 22 का राइट आंसर क्या होगा? मुख गुहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23 है, इनमें कौन आमाशय ग्रंथियां या जठर ग्रंथियां का भाग नहीं है? तो ऑप्शन
4 गो दिया गया है, इनमें से कौन है जो अमाशय या जठर ग्रंथियां का भाग यानी कि उसका अंग नहीं है। समझते हैं ना, अंग पार्ट नहीं है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी में ए में है म्यूकस कोशिकाएं, ऑप्शन बी में है जाइमेजिन कोशिकाएं, ऑप्शन सी में है मूल पित्तवाहिनी, ऑप्शन डी में है अम्लजन कोशिकाएं। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, मूल पित्तवाहिनी। मूल पित्तवाहिनी जो है अमाशय जठर ग्रंथि का रस भाग नहीं है, मूल पित्तवाहिनी। तो आप लोग चलिए हम ही बता देते हैं, जठर ग्रंथि से कौन सा जूस निकलता है, यानी कि तो जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24। इनमें किस रचना के कारण मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। मतलब क्वेश्चन कर रहा है इनमें किसके कारण मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में, यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो नाक का जो पाइप है और मुंह का पाइप है, दोनों का रास्ता आगे जाकर मिलता जुलता है। ठीक है, अगर किसी वक्त देखते होंगे, अगर अचानक कहीं सड़क जाता है या किसी भी कारण, तो देखते होंगे कि या उल्टी करते समय देखते होंगे जब नीचे से अंदर से जब कोई भी चीज़ उल्टी यानी फेंकना होता है हमको, तो कभी कभी नाक से भी आ जाता है पानी। ठीक है, तो अंदर ना दोनों चीज का अंदर जाके रास्ता मिला हुआ है। तो किसके कारण भोजन जो है नाक वाली रास्ता में नहीं जा पाता है? तो कंठ के कारण, ऑप्शन ए है कंठ के द्वारा या कंठ के कारण, दूसरा है एपिग्लोटिक्स के कारण, ऑप्शन सी में ग्रसनी के कारण, ऑप्शन डी में ग्रास नली के कारण। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से किसके कारण जो है सो हम भोजन करते हैं तो श्वास नली में नहीं जाकर सीधे पेट में चला जाता है? किसके कारण? वो जाके बंद कर देता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे या नहीं? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? एपिग्लोटिक्स के कारण। देखिए एपिग्लोटिक्स अपना नीचे गर्दन में एक निकला हुआ देखेंगे, मान लीजिए ये गर्दन है, यहाँ पर देखते होंगे तो कुछ निकला हुआ रहता है ओवर टाइप का, तो यही है एपिग्लोटिक्स। देखिए ना, कुछ घोंट के मान के चलिए, कुछ घोटिएगा तो वहाँ पर उंगली हले से रखिएगा हल्के से, और देखिएगा वो ऊपर चला जाता है। ऊपर जब जाता है ना तो वहाँ श्वास नली यानी कि नाक जो रास्ता होता है, नाक जो हवा जाने का रास्ता आने का, वो जाके यहाँ आके बंद कर देता है। ठीक है, यहाँ आके बंद कर देता है, जिसके कारण अगर हर बार में खाना खाते हैं तो नहीं बंद होने के कारण देखिए सड़क जाता है अचानक, तो बोलता है कि जो हमारा कोई नाम या नाम लेता होगा। अगर मान कर चले जीभ में दांत ही कटा जाता है अंदर, तो बोलता है कि कोई गाड़ी दिया होगा। ऐसा नहीं है। तो एपिग्लोटिक्स के कारण जो है तो हमारा भोजन नाक के रास्ते में नहीं जाता है, यानी कि मुख गुहा से श्वास नली में नहीं जाता है। नली समझते हैं, नली मतलब वही पाइप। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? अब छोटी आंत का भाग 3 होता है, हम बता दिए हैं पहले। तो छोटी आंत में जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है तो क्या कहलाता है? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो चाइल कहलाता है, पूरी तरह से भोजन पच जाने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और कायम जो है भोजन पचने के बाद कायम का रूप ले लेता है। अगर मानकर चलिए भोजन पचा हुआ है और भोजन नहीं पचता है, भोजन नहीं सही से पचा हुआ रहता है और गैस बनता है, उसके बाद उल्टी जो होता है और नीला नीला टाइप का जो निकलता है मुंह से उल्टी करने के बाद और बदबू देने लगता है, वही कायम का रूप ले लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26। निम्नलिखित में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो इनमें से कौन ऑप्शन है जो अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है? तो इससे रिलेटेड हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का? तो 26 का जो राइट आंसर होगा कुटपाद होगा। कुटपाद के माध्यम से अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी कि खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है?
निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में, इनकी पोषण के काम में वह एक नहीं है? अंतग्रहण नहीं है, पाचन नहीं है, ऑप्शन सी है बहिष्करण नहीं है, ऑप्शन डी अपघटन नहीं है। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर होगा डी, अपघटन जो है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो हम लोग का पाचन जो होता है, मनुष्य का पाचन वो छोटी आंत में होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो अमीबा में भोजन जो है सो भोजन रसधानी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भोजन रसधानी में है जो अमीबा का भोजन पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29। पैरामीशियम में भोजन का अंत ग्रहण किस रचना से होता है? पैरामीशियम में भोजन का अंत ग्रहण किस रचना से होता है? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो कोशिका मुख से पैरामीशियम में भोजन का अंत ग्रहण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30। अमीबा में पोषण किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है? अमीबा में भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है जो नीचे दर्शाया गया है? तो अंतग्रहण से या पाचन से या बहिष्करण से या प्रचलन से। तो किसके कारण अमीबा में भोजन का पाचन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अंतग्रहण, ऑप्शन बी में है पाचन, ऑप्शन सी में बहिष्करण, ऑप्शन डी में प्रचलन। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? सी, बहिष्करण से, ये सही होगा इसका। देखिए अमीबा मान लीजिए ऐसे है कोई भी चीज़ यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही, ठीक है। तो धीरे धीरे आके ऐसे मिल जाता है, ठीक है, इसका पाचन हो गया। ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, कोई भी चीज़ यहाँ इसको घेर लेता है पहले, फिर इधर से ये बढ़ता है, फिर इधर से बढ़ता है और इसे पूरा करके मिल जाता है। जैसे कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में बताया गया, दिखाया गया। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31। मनुष्य की आहार नल की लंबाई कितना होता है? यानी कि हमारा पाइप जो जाता है मुख से छोटे पेट की तरफ छोटी आंत तक, तो उसका जो लंबाई यानी कि पाइप का जो हमारा लंबाई कितना होता है वो पूछ रहा है, हमारा मुख से लेकर पेट तक का। तो इसका लंबाई कितना होता है? तो इसका लंबाई होता है 31 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए में है 8 से 10 मीटर, ऑप्शन बी में है 8 से 10 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी में है 2 से 4 मीटर, और ऑप्शन डी में है 1 से 2 मीटर, यानी कि 1 से 2 मीटर। तो इसमें सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 8 से 10 मीटर जो है सो हमारे आहार नाल यानी कि पाइप का लंबाई है, 8 से 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना की मदद से होता है? मान लीजिए हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, कई प्रकार के भोजन खाते हैं, तो हमारा भोजन का जो स्वाद है वो किस अंग से, यानी कि हमें पता चलता है जी यह खट्टा है, कड़वा है या मीठा है या तीखा है, किस अंग के मदद से? दांत से पता चलता है या लार ग्रंथि से पता चलता है? लार मतलब समझते हैं, जिसे लेर कहते हैं, तो जिसे लेर निकलता है उसे लार ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि ऑप्शन नंबर सी है स्वाद कलियों से, या ऑप्शन डी है दांत के मज्जा गुहा से। तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आंसर ठीक हो जाएगा। 32 का राइट आंसर क्या होगा? सी, स्वाद। देखिए क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता यही है, मिलता जुलता भी रहना चाहिए। देखिए दांत स्वाद पता कर चलेगा, दांत से नहीं, लार से, वो तो खुद अपने निकल रहा होता है जो मुंह से निकलने लगता है, बच्चे सो में देखिएगा, और दांत की मज्जा गुहा से नहीं। तो स्वाद कलियों, यहाँ पर कहता है स्वाद का ज्ञान निम्नलिखित में से किसने है? तो स्वाद कलियों से, उसका आंसर भी थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है किसी किसी क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वाद कलिया, सी। चलिए करते हैं 33 क्वेश्चन।
दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांत पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है। तो हम पिछले क्वेश्चन में हम इसका अच्छी तरह से डिफाइन कर चुके हैं, तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो दांतों की अच्छी तरह मानकर चलिए, दांतों की अच्छी तरह सफाई नहीं करने पर, दांतों की अच्छी तरह से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत मतलब ऊपर जम जाता है, क्या चीज क्या कहलाता है। दंत अस्थि कहलाता है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है मज्जा गुहा, ऑप्शन सी में डेंटाइन, ऑप्शन डी में दंत प्लाक। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा। दंत प्लाक जो है तो दांतों की अच्छी तरह सफाई नहीं करने पर उस पर अस्थायी रूप से जम जाता है, यानी कि परत, उसी को बोलते हैं परत, जम जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन मनुष्य के मुख गुहा में, यहाँ गुहा होगा, मनुष्य के कौन से मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो मनुष्य के मुख गुहा यानी कि मुंह में पाई जाने वाली लार ग्रंथि यानी कि लेर नहीं है। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए में है अग्नाशय, ऑप्शन बी में है पैरोटिड, ऑप्शन सी में है सबमैंडिबुलर और ऑप्शन डी में है सबलिंगुअल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 34 का ए, अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 है, आहार नाल में क्रोमा कंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है। आहार नाल वही पाइप, यही हमारा पेट का आहार नाल का अति है भाग है। तो चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है, यानी कि चित्रित स्थान जो है यानी कि दिखाया गया है उसको किस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में है संकोचन, ऑप्शन बी में है शीतलन, ऑप्शन सी में अम्लीय स्राव, ऑप्शन डी में अल्सर। तो 35 का राइट आंसर होगा संकुचन। संकुचन मतलब समझते हैं, जिसको सिकुड़ना बोलते हैं। कोई भी चीज सिकुड़ता और फैलता है ना, तो उसी को संकुचन कहते हैं, यानी कि मूवमेंट होते रहता है। देखिए मूवमेंट होते रहता है। ये जो ब्लैक सा थोड़ा सा दिख रहा होगा वो इसी माध्यम से आया होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा संकुचन हो गया यानी कि सिकुड़ गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो फिर यहाँ पर सिकुड़ गया है और इसको यहाँ धकेल दिया है और इसी तरह ये नीचे आएगा। देखिए एरो का चिन्ह बना हुआ है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा संकुचन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर करते हैं 36, अमाशय की भीतरी दीवार, अमाशय की भीतर की दीवार किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तंभ होता है। स्तंभ, अमाशय के भीतर का जो दीवार होता है वो किस कोशिकाओं का स्तंभ होता है। ऑप्शन ए में है सलकाव एपिथेलियम कोशिका का, ऑप्शन बी में है क्यूबोडाइल एपिथेलियम कोशिका का, ऑप्शन सी में है पक्षमल एपिथेलियम कोशिका का, ऑप्शन डी में है स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, स्तंभाकार। देखिए अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तंभ, यहाँ फोकस कीजिए, स्तंभ होती है। तो क्वेश्चन मिलता जुलता यही ना है, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। तो आप लोग चारों क्वेश्चन को डिफाइन पढ़िएगा, उसके बाद टिक कीजिएगा। ऐसा नहीं ऊपर पढ़ लीजिएगा एक ही और टिक कर दीजिएगा, फिर देखिएगा तो नीचे इसका आंसर तो नीचे वाला होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर चारों को पढ़िएगा, पहले रीड कीजिएगा, उसके बाद आंसर टिक कीजिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37, अमाशय की दीवार में होने वाला घाव यानी कि पेप्टिक अल्सर, जो घाव हो जाता है उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अमाशय की दीवार में होने वाला घाव, अमाशय में घाव कब होता है। अमाशय की दीवार में होने वाला घाव यानी कि पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किस अत्यधिक शराब से हो जाता है। तो किसके शराब के कारण हो जाता है। शराब मतलब होता है कोई भी चीज को अत्यधिक से ज्यादा, मतलब आवश्यकता मतलब जितना जरूरी नहीं था उससे ज्यादा निकल जाना। तो शरीर में कोई भी चीज ज्यादा निकल जाए वो भी खराबी है और कम निकले वो भी खराबी है। तो किस हार्मोन के कारण आदमी को कम शराब यानी कि निकलने के कारण उसमें शराब नहीं होता है, वो तो बौना हो जाता है, और किस में ज़्यादा निकलने के कारण उसका हाइट सबसे मतलब मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 37 है कि अमाशय की दीवार में होने वाला घाव यानी कि पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक शराब से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में है अम्लीय
शराब, गैस्ट्रिक लाइपेस, ऑप्शन सी में है सक्रिय पेप्सिन, ऑप्शन डी में है म्यूकस, किसके कारण? तो 37 का राइट आंसर होगा अम्लीय शराब। अम्लीय शराब यानी कि HCl, इसके HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है, सॉरी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके ज़्यादा शराब यानी कि ज़्यादा निकलने लगता है तो हमारे शरीर में देखिए खाना हम लोग को थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी समय के अंतराल पर यानी कि ठेठी में कहे तो ऐसे तुरंत तुरंत खाना चाहिए, ऐसा एक बार नहीं एकदम हूर के खा लेना चाहिए, लेकिन हम लोग गलती करते हैं एक के बार हूर के खा लेते हैं, खाना काम है दुनिया जहान है, तो हम लोग को थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी अंतराल पर खाना चाहिए, क्योंकि ये अम्लीय शराब जो होता है आप मान के चलिए हम एक बार खा लेते हैं उसके बाद भूख लगल है हम खाना खा ही नहीं रहे हैं तो अंदर जो है सो अम्लीय शराब यानी कि HCl है उसका शराब होते रहता है, वो निकलते रहता है, तो अंदर पचने वाला चीज़ है ही नहीं जो पचेगा, तो ये आंत पर हमारे पड़ जाता है, तो आंत के मांस पर पड़ जाता है। HCl इतना खतरनाक एसिड की तरह HCl अम्ल एसिड होता है, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक होता है जो हम अगर इसको निकाल के किसी के चेहरा पे मार दिया जाए तो उसका चेहरा एसिड की तरह जल जाएगा, तो अंदर कुछ ना कुछ रहना चाहिए ना इसको पचने के लिए, तो कुछ नहीं रहता है, यही हमारे आंत के ऊपर मांस के ऊपर गिर जाता है और ये जड़ के जल के वहाँ घाव हो जाता है और घाव होने के बाद दर्द होने लगता है, उसी को कहते हैं अल्सर यानी कि पेट में हो जाता है ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 38। इनमें से कौन वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? ग्लिसरॉल में बदलता है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है सक्रिय पेप्सिन, ऑप्शन बी में है लाइपेज, ऑप्शन सी में है एमाइलेज, ऑप्शन डी में है इन्वर्टेज। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो लाइपेज जो है सो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39। मानव आहार के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होता है? यानी कि मानव के पाइप कि किस आहार की लंबाई सबसे अधिक होता है? तो ग्रास नली का होता है, या आमाशय का होता है, या छोटी आंत का होता है, या बड़ी आंत का होता है? छोटी आंत ऐसे रहता है, बड़ी आंत इससे भी छोटा रहता है, जो बड़ी आंत छोटी इससे छोटा रहता है और नीचे रहता है। तो इनमें से ऑप्शन 4 को दिया गया, इनमें से कौन है जो मानव के आहार के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होता है? ग्रास नली का होता है, या आमाशय का होता है, या छोटी आंत का, या बड़ी आंत का? तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? 39 का जो राइट आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत का जो लंबाई होता है अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं और यह वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, जो जैव प्रक्रम चैप्टर बायोलॉजी से जीव विज्ञान के पूरा क्वेश्चन उठाया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वही उसी को उठाए हैं, ऐसा नहीं जो 100 से 150 क्वेश्चन लेके आए हैं करा दिए। और क्वेश्चन नंबर 40 है अगला नेक्स्ट चैप्टर का लाएंगे। अगर आप लोग का ये सपोर्ट रहा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो क्वेश्चन 40 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय है, यकृत है, या जठर ग्रंथि, या पैरोटिड ग्रंथि है? क्या है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा यकृत। यकृत जो है तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ग्रंथि पूछ रहा है तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और एक कमेंट करना नहीं भूलेगा, और एक इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और अपने स्टडी ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा, और अपने दोस्तों को जोड़िए। चलिए वहाँ पर ही अच्छा से डिफाइन करके समझाया जाता है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इतना अच्छा से समझाएंगे तो सब्जेक्टिव समझ लीजिए कितना, तो सब्जेक्टिव भी लाएंगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप PDF से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।